yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about में आला ओहदे पर काम कर रहे थे। वो एक नफीस, मुखलिस, बाइखलाक और शरीफ इंसान थे। अक्सर मेरे ऑफिस में अपनी बेगम, 2 बेटियों और 1 बेटे के हमरा आया करते थे। उनकी रिहाइश एक पोश इलाके में थी। अदनान साहब की बेगम पढ़ी लिखी, खूबसूरत और घरेलू खातून थी। उनकी बड़ी बेटी की शादी अपनी यूनिवर्सिटी के क्लास फेलो से हुई थी, जो निहायत ही खूबसूरत, नेक और हमेशा पर्दे में रहा करती थी। उसका हामद आम सी शक्ल और सूरत का हामिल इंसान था। शादी में दुल्हा की तरफ से वालिदैन या कोई रिश्तेदार शरीक नहीं हुआ था। सिर्फ 2-3 यूनिवर्सिटी के दोस्त शरीक थे। मैंने दब्बे अल्फाज में अदनान साहिब और उनकी बेगम को अपनी तशवीश से आगाह किया। कम अज कम इस मौके पर उनके वालिदैन को उसकी शादी में शिरकत करनी चाहिए थी। उस लड़के ने खुद को बहुत अमीर व कबीर जाहिर किया था। कहा था कि वो अरबी है, मगर फिर भी ये बात काबिल कबूल नहीं थी कि उसके माँ बाप उसकी शादी में शिरकत नहीं कर सके। लेकिन अदनान साहिब और उसकी बेगम ने मेरी तशवीश पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, सो मैंने भी मामला ज्यादा नहीं कुरीदा, क्योंकि ये उनका जाती मसला था। अदनान साहिब और उनकी बेगम चाय के बहुत शौकीन थे। मेरा ऑफिस बॉय वाकई ही बड़ी अच्छी चाय बनाता था। उन लोगों की आमद के दौरान मैंने एक चीज नोट की, उनका दामाद जो भी बात करता, अदनान साहब की बेगम सबके सामने उसका माथा चूमती, हाथों के बोसे लेती। हो सकता है इस इकदाम के पेश नजर उनका मकसद बेटे और दामाद का प्यार हो, लेकिन असूलन अदाब महफिल के लिहाज से ये हरकत नाजेबा और नाशाइस्ता थी। लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। अदनान साहिब उसका खास नोटिस नहीं लेते थे। मुझे हकीकतन बड़ी हैरत हुई थी। फिर यूं हुआ, मैं कुछ कारोबारी सिलसिले में बाहर चला गया। तकरीबन 1 साल के बाद वापस लौटा। वतन वापस आकर मैंने अदनान साहिब से राब्ता किया। मालूम हुआ कि उन्होंने स्टील मिल से रिटायरमेंट ले ली थी। अपने खूबसूरत मकान को भी छोड़कर जा चुके थे। बकौल उनके पड़ोसियों के वो एक फ्लैट में शिफ्ट कर दिए गए थे। ये सब जानकर मुझे तो बहुत हैरत हुई, क्योंकि सर्विस में भी उनके 10-12 साल बाकी थे। फिर घर की मुंतकली और आम से फ्लैट में क्याम, यूं मामला तो मेरी समझ में नहीं आया। एक दिन मैं अदनान साहब से मिलने उनके फ्लैट पर गया। वो आम सी बिल्डिंग थी। 3rd फ्लोर पर उनका फ्लैट था। 2 बेडरूम्स पर मुश्तमिल था। मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो कुर्सी पर सर झुकाए, नजरें नीचे किए बैठे हुए थे। उनकी बेगम छोटे से टेरिस में बैठी, खामोश और उदास सी नजर आई। बेटियां दिखाई ही नहीं दी। गालिबन वो पड़ोस का कोई बच्चा था जिसने दरवाजा खोला था। अदनान साहिब मुझे देखकर निहायत ही बेताबी और गर्म जोशी से बगलगीर हुए। उनकी आंखों में आंसू की रवानी थी। मुझसे मिलने के बाद उनका बेरौनक चेहरा खिल उठा था। उनकी दिली कैफियत में समझ रहा था कोई ऐसा वाकया जरूर वकूपजीर हो गया है, जिसकी वजह से यूं हंसता बसता घराना उदासी की लपेट में आ गया है। भाभी से सलाम दुआ हुई, उसी तरह मिली जैसे बरसों बाद अपना मिलता है। मैंने अदनान साहब के हाथों को थामा, अपनी बेचैनी और इज़्तिराब का इजहार किया कि ये सब कैसे हुआ। उन्होंने दरवाजा बंद किया और एक ही सांस में बताने लगे, जुनैद साहिब, तकरीबन 1 साल बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस सिलसिले में कितने तूफान आए और चले गए, लेकिन उनके असरात और नकूश आज भी हमारी जिंदगियों में बाकी हैं। उन गुजरे अयाम में आपको बहुत याद किया। वो ऐसे दिन थे कि फिर दुखों ने हमें घेर ही लिया था। कोई अपना दिखाई नहीं देता था जिसे हाले दिल कहते। और वैसे भी आज कौन किसी की सुनता है, हर किसी के अपने दुख होते हैं। मुझे आज भी याद है आप अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे। दूसरा, बेगम साहिबा की अपने दामाद से बेजा हमायत, बात बात पर हौसला अफजाई आपको खटकती थी, लेकिन हमने परवाह नहीं की और उसका इंजाम बहुत खतरनाक निकला। हुआ यूं कि मेरे वालिदैन ने छोटी बेटी के रिश्ते के लिए हमारे एक दूर के रिश्तेदार के बारे में बात की। वो मेरी बड़ी बेटी के रिश्तेदार थे और इस मामले में हमसे खफा थे। मेरी ख्वाहिश थी कि उनकी नाराजगी दूर हो जाए। वो लड़का निहायत ही सादतमंद, नेक, आला तलीम याफ्ता था। हम मियाँ बीवी इस रिश्ते पर बहुत खुश थे, मगर जब हमारे दामाद साहिब को इस रिश्ते का पता चला तो वो बहुत नाखुश हुए। वो गुस्से में आग बगोला हो गया था। उसे इस रिश्ते पर एतराज था। वो चाहता था कि छोटी बेटी का रिश्ता उसके एक वाकिफकार से हो, दामाद का रिश्ता अपनी जगह पे, लेकिन बेटी हमारी थी, हमारी औलाद थी। उसके मुस्तकबिल नफा नुकसान के हम जिम्मेदार थे। मैंने दामाद की ख्वाहिश बल्कि मुतालबे को रद्द कर दिया। कहा कि होगा वही जो इसके वालिदैन चाहेंगे। मेरे दामाद ने इस बात को जिद और अना बना लिया। हर वक्त लड़ाई झगड़े पर तैयार रहने लगा। मेरी बेटी के साथ जुल्म ज्यादती करने लगा।
मुख्तसर ये कि हमारे साथ उसका रवैया काफ़ी ख़राब हो गया। हम बहुत परेशान थे और फिर एक दिन उस संगदिल इंसान ने मेरी मासूम बेगुनाह बेटी को तलाक दे दी। बेटी 2 कपड़ों में हमारे पास आ गई। मुझे बेगम साहिबा से ये शिकायत थी कि उनकी जानिब से दामाद की बेवजह हमायत, हौसला अफजाई और सर पर चढ़ाने के नतीजे में ये सानिया पेश आया। अब हमारी हर वक्त तू मैं होने लगी। घर का माहौल ख़राब हो गया। फिर एक रोज़ उनसे लड़ाई के दौरान मैंने गुस्से और जज्बात में उन्हें तलाक दे दी। तलाक की वजह से हम सब बिखर गए, मुंतशिर हो गए और अजियतों का शिकार हो गए। सारी खुशियाँ सुकून बर्बाद हो गया। मैं घर में तन्हा हो गया। बीवी दोनों बेटियों के साथ माँ बाप के घर चली गई। मेरी जहनी कैफियत ऐसी हो गई कि मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब घर में मैं हर वक्त परेशान और हरासा रहता था। तन्हाई काट डालने को दौड़ती थी। पहले मेरी बड़ी बेटी की तलाक का मामला, फिर छोटी बेटी के रिश्ते की तलखियाँ, हमारी 25 सालों की मुहित रफाकत, प्यार मोहब्बत एक गलत इकदाम की नजर हो गए। मैं बहुत पछताता रहा था कि मेरे एक जज्बाती फैसले ने प्यार की डोरी को तोड़ दिया था। मेरी बीवी भी गुजरे अयाम को याद करके हर वक्त संजीदा रहती। अब मैं भी चाहता था और उसकी भी ख्वाहिश थी कि दोबारा से इस रिश्ते का आगाज करें, लेकिन कैसे? ये कैसे मुमकिन था? हम हर वक्त अपनी सोचों में रहते थे कि किसी ने मशवरा दिया कि इस सिलसिले में उलमा से रुजू किया जाए, वो इसका शरई हल बताएंगे। मैं उलमा के पास गया और अपने मसले को बयान किया। बताया गया कि इसका शरई हल ये है कि हलाला किया जाए। आपकी बीवी किसी दूसरे मर्द से निकाह करे, इंसानी फितरी तकाजे पूरे करे, फिर उसका खामद उसे तलाक दे दे तो ये दोबारा आपके निकाह में आ सकती है। जब तक वो दूसरे मर्द के निकाह में ना होगी और तलाक नहीं लेगी, आपके लिए वो रिश्ता हराम है। उनकी बात मेरी समझ में आ गई। बेगम साहिबा भी तैयार थी, मगर मसला ये था कि सिर्फ निकाह करके किसी की बीवी बने जो उसे तलाक देने में मुखलिस हो। स्टील मिल के जमाने में तकरीबन 20 साल जब मेरी मसरूफियात ज्यादा थी, तो घर का सौदा सिर्फ लाने के लिए और दीगर कामों के लिए मैंने रहीम को अपने घर रखा था। वक्तन फवक्तन मैं उसकी माली मदद भी करता रहता था। वो शादीशुदा था, 4 बच्चों का बाप था और मेरे घर में ही रहता था। जब घर बड़ा था तो उसकी रिहाइश का मसला नहीं था। खैर, बाद में जब हमने घर शिफ्ट किया और कुछ माली मजबूरियों की बिना पर उसे काम से निकालना पड़ा था, मैंने उसे एतमाद में लिया कि वो मेरी साबका बीवी से निकाह करे, रात गुजारे और दूसरी सुबह तलाक दे दे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस्लाम ऐसे हलाले को नहीं मानता जिस तरह अदनान साहब कर रहे थे। वो इस्लाम में बिल्कुल भी नाजायज था, हराम था। अदनान साहब ने कहा कि इसके इव्ज़ में उसकी खासी मदद भी करूंगा। उसे भला क्या इतराज होता? वो तो फौरन तैयार हो गया। 2 दिन बाद उस निकाह का इंतजाम किया गया। मौलाना साहब को घर बुलाया, चंद करीबी रिश्तेदार मदू किए, वालिदैन ना चाहते हुए भी शरीक हो गए। शहादतों और गवाहों की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया। निकाह के बाद सब रुखसत हो गए। इसके बाद रहीम अपनी बीवी को लेकर चला गया और दूसरी सुबह आने का वादा किया। मैं बोझल दिल और आलमे आसूदगी के साथ अपने कमरे में आकर लेट गया। सारी रात तड़पता रहा। मैंने ये क्या जज्बाती फैसला किया था कि बेवजह तलाक दे दी और जिसकी सजा शरीयत ने ये दी कि हलाला होगा। वो रात बहुत तारीक और लंबी थी। आखिरकार सुबह होगी, मगर मैं इंतजार में ही रहा। सुबह गुजर गई, दोपहर खत्म होगी, शाम के साए डल गए, लेकिन रहीम ना आया, जबकि उसने वादा किया था कि वो सुबह तलाक की कार्रवाई मुकम्मल करेगा और बेगम साहिबा इद्दत में बैठेगी। रात को मैं बोझल कदमों के साथ उसके घर गया। वो अपनी नई बीवी के साथ कमरे में बंद था। उसकी पहली बीवी और बच्चे अपने माँ बाप के घर गए हुए थे। 2 घंटे इंतजार की सूली पर चढ़ा रहा। अजीब सूरत हाल और तमाशा था। साथ रहने वाली, मोहब्बत करने वाली बीवी मेरे ही सामने दूसरे की बाहों में बेबस थी। आखिर खुदा खुदा करके उसने कमरे का दरवाजा खोला, लपक कर मेरे पास आया। मैंने शिकायतन उससे इस्तफसार किया। क्या वजह थी कि वो अभी तक घर में है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है, हालांकि उसे सुबह आना चाहिए था। सुबह से शाम होगी, शाम से रात होगी, तो वो क्यों नहीं आया? मैंने रहीम की तरफ देखा। उसके चेहरे के तेवर ही बदले हुए थे। यूं लगता था रहीम मेरा नौकर नहीं है, मैं रहीम का नौकर हूँ। वो बोला, इतनी जल्दी क्यों करते हो? मेरी बीवी है, मनकूहा है, मैं जब चाहूँ तलाक दूं, सब्र करो। उसके तेवर देखकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मगर मैं सब्र से गुस्से के घूंट पी गया। गुस्से में ही पहले मुझे इतना बड़ा नुकसान हुआ था। मैंने कहा, रहीम देखो, तुम मेरी हालत से आगाह हो। हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था कि रात गुजारने के बाद तुम सुबह बेगम साहिबा को आजाद कर दोगे, तो फिर अब तुम क्यों वादे से मुकर रहे हो? मेरी बात सुनकर वो इत्मीनान से कहने लगा, साहिब बस जल्दी छोड़ दूंगा, आप इतने बेताब क्यों हो रहे हैं? सच्ची बात तो ये है कि अभी तो मेरा दिल भी नहीं बढ़ा, बस थोड़े दिन और इंतजार कर लें। ये सुनकर मैं गुस्से में आ गया। देखो रहीम, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, अभी फैसला कर दो वरना अच्छा नहीं होगा।
मुझे गुस्सा आ गया। वो मेरी बात काट कर बोला, क्या कर लोगे? तुम क्यों भूल रहे हो कि वो मेरे निकाह में है? अगर प्रेशर डाला, सख्ती की तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा। तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और हाथ में भी कुछ नहीं आएगा और बदनामी भी हो जाएगी। मुनासिब होगा कि इंतजार करो। वो आपसे तुम पर आ गया था। नीच जात ने इतना भी ख्याल नहीं किया कि मैंने 25 साल उसकी माली मदद की थी, हर मुश्किल में उसकी मदद की थी, और ये घटिया शख्स आज इतना गिर गया था। जुनैद साहिब, मैं क्या बताऊं, वो दिन मेरे लिए क़यामत से कम नहीं था। मैं सख्त अजियत का शिकार था। वो बदनीयत की बाहों में सिसक रही थी, उसके जेरे असर थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे वालिदैन, खसूसन दोनों बेटियां, बहुत ज्यादा संजीदा थीं और उदास थीं। मैंने जब तलाक दी थी तो बाहोशी माँ के हवाले किया था, लेकिन अब वो बाप की सरपरस्ती, शफकत और माँ की ममता से महरूम थी। इंतजार करते करते, इस अजाब को झेलते झेलते 6 माह गुजर गए। आखिरकार वो बदनीयत शख्स मेरी बीवी को छोड़ने आया, मगर इस शर्त पर कि मैं उसे मजीद 10 लाख रुपए दे दूं तो वो छोड़ देगा। मैंने नौकरी तो छोड़ दी थी, पैसे भी तकरीबन खत्म हो चुके थे। इतने पैसे कहाँ से देता? बलाखिर मेरे वालिदैन ने अपना मकान फरोख्त किया और पैसे उसके मुंह पर मारे। तब उसने तलाक दी। बड़ी मुसीबतों और तकलीफों के बाद मेरी बेगम की जान छूटी। वो वापिस आई और इद्दत पूरी करने के बाद हमने दोबारा निकाह कर लिया। आज फिर वो मेरी बीवी है। लेकिन जिंदगी के इस फैसले के इवज़ हमने बहुत बड़ी कीमत अदा की है। हमारी जिंदगी में पहले वाला सुकून और आराम नहीं रहा, और बस पिछले गुजरे हुए लम्हों की तलख यादें अब हमें खुश नहीं रहने देती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।